विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दिव्यंत कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। विद्यार्थियों, आपको थंबनेल से आइडिया लगी गया होगा कि हम लोग यहाँ पर किस टॉपिक और किन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आपको स्क्रीन पर यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं की। किसकी बात कर रहे हैं विद्यार्थियों? कक्षा 12वीं की बात कर रहे हैं, क्लास 12th के बारे में बात कर रहे हैं। अब जब हम क्लास 12th के बारे में बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर हम देख रहे हैं क्लास 12th, सब्जेक्ट का नाम है केमिस्ट्री, हिंदी में कहें तो रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान। यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है विलियन अर्थात सॉल्यूशन, और इसके हम यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। कौन से मीडियम में? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में बैक टू बैक देखेंगे। विद्यार्थियों, यह वीडियो लेक्चर जो है यह विशेषकर एमपी बोर्ड का है, पर एमपी बोर्ड के साथ साथ में सीबीएसई, आरबीसीई, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड यानी सभी बोर्ड में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, सभी बोर्ड में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। पर विशेष रूप से इसको तैयार किया गया है एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। तो एमपी बोर्ड के अलावा भी दूसरे विद्यार्थी जब इसको रीड आउट कर रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हम चलते हैं इस यूनिट फर्स्ट के सॉल्यूशंस जो चैप्टर है उसके कुछ हम क्वेश्चंस आंसर भी देखेंगे यहाँ पर, और उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के प्रश्नों के सॉल्यूशन यानी उनके हल भी देखेंगे। विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए अभी स्पीड हायर एजुकेशन चैनल पर, आपका अपना एक और यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, आप वहां पर भी विजिट कर सकते हैं। यदि आप वहां पर विजिट करते हैं तो आप वहां पर ये देखेंगे कि वहां पर एमपी बोर्ड के पिछले 12 वर्षों के प्रश्नों के सॉल्यूशन यूनिट वाइज हमने तैयार किए हैं कि 2013 में, 15 में, 19 में, 20 में, 22 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, उनके सॉल्यूशन की वीडियो लेक्चर आपको वहां मिलेंगे। और इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे इन्हीं यूनिट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का हल। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हम चलते सॉल्यूशन की ओर। पहला जो टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो उससे आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलियन के प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यह आता है कि विलियन होता क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन और विलियन के बारे में आपको अच्छे से जानकारी कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो सॉल्यूशन दो सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। किससे? दो सब्सटेंस से मिलकर सॉल्यूशन बना होता है। तो देखो यहां दिया हुआ, during the formation of solution any state of matter solid liquid or gas can act as both solvent and a solute। यानी विलयन का निर्माण के दौरान यहां पर हम दो चीजों की बात करते हैं। पदार्थ की कोई भी अवस्था हो सकती है, ठोस हो सकती है, द्रव हो सकती है या गैस हो सकती है, जो विलायक और विलय दोनों के रूप में कार्य करता है। तो विद्यार्थियों, हम इसको बाइंड अप नहीं कर सकते हैं कि यहां पर हम ये बोले कि भैया सॉलिड है तो वो सॉल्यूट होगा, लिक्विड है तो वो सॉल्वेंट होगा, ऐसा कोई बाइंड अप नहीं कर सकते हम लोग। तो हम क्या करें, हम सीधी सी बात करें कि जो सॉल्वेंट है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस भी हो सकता है, और सॉल्यूट जो है वो भी सॉल्यूट, लिक्विड और गैस भी हो सकता है। मतलब विलय और विलायक किसी भी भौतिक अवस्था में, किसी भी फिजिकल स्टेट में रह सकते हैं। यहां पर हम ये कह रहे हैं। आगे देखते हैं, एज अ रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट देयर आर 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी परिणाम स्वरूप विलय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर जो विलयन है वो कितने प्रकार का होता है। तो टोटल 9 प्रकार का होता है। कितने? 9 प्रकार का हम यहां पर देखेंगे। तो विलयन के प्रकार क्या होता है उसकी तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो पहले तो विलयन जो होते हैं जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, और इन फिर 3 टाइप्स को 9 अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। अब 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं तो स्क्रीन पर आपको पहला दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है सॉलिड सॉल्यूशन यानी ठोस विलयन। अब ठोस विलयन क्या होता है? तो द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज इन अ सॉलिड स्टेट। ये बात आप महत्वपूर्ण, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। क्या करें? वे विलयन जिसमें विलायक कौन सी अवस्था में हो? ठोस अवस्था में हो। तो इसमें कहा गया कि सॉल्वेंट इज द सॉलिड स्टेट, ध्यान रखना, और विलय जो होगा वो ठोस, द्रव और गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। यानी कि सोल्यूट कैन भी क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों स्टेट में से कोई भी हो सकता है। तो सॉलिड सॉल्यूशन आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, ठोस विलयन क्या होता है, तो आपको यहां पर सीधा सा आंसर देना चाहिए कि जो सॉल्वेंट होगा, जो विलायक होगा, वो सॉलिड स्टेट में होगा यानी कि ठोस अवस्था में होगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन यानी ठोस विलयन कहेंगे। और सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। आगे बात करते हैं, सेकंड होता है लिक्विड सॉल्यूशन। द्रव विलयन क्या होता है?
तो विद्यार्थियों अद्रव विलयन क्या होता है, तो इससे भी आपको क्लियर हो गया होगा इससे पहले वाले आंसर से। तो लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि द्रव विलयन क्या होता है, तो इसमें कहा है कि द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज इन लिक्विड स्टेट। यहां से आपको क्लियर करना चाहिए, ये मेन बात है जो मैंने आपको रिमार्क करवा रखी है। वे विलयन जिसमें विलायक क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है, बाकी विलय यानी कि सॉल्यूट वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से किसी भी स्टेट में हो सकता है। यहां से आपको सेकंड समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा दिया हुआ है गैसियस सॉल्यूशन यानी गैसीय विलयन। तो वे विलयन जिनमें विलायक और विलय दोनों ही गैसीय अवस्था में हो। ध्यान रखना, इसमें ये नहीं कह सकते, इसमें ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। तो इसमें हम कह सकते हैं गैसीय विलयन क्या होते हैं, तो ऐसे विलयन जिसमें सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में यानी विलायक गैस अवस्था में होता हो, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पर हम कह सकते हैं गैसीय विलयन। और गैसीय विलयन का सबसे बड़ा एग्जांपल है एयर। क्या एग्जांपल, एयर। अब विलयन के प्रकार की तरफ हम चलते हैं। देखो यहां पर आगे विलयन के प्रकार, विलयन का विलय विलायक विलयन का उदाहरण है। तो विलयन जो है सॉल्यूशन उसके डिफरेंट टाइप्स हम यहां पर देखने वाले हैं कि कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं। देखो यहां पर मैंने हिंदी में दे रखा, मैं आपको इंग्लिश में इसको भी समझा देता हूं, बोर्ड पे यहां पर क्लियर हो रहा है आपको। ये देखो पहला हम लोगों ने लिखा है यहां पर गैसीय सॉल्यूशन। कौन सा लिखा है, गैसीय सॉल्यूशन है। ठीक है, हिंदी में तो प्रिंट किया हुआ छपा हुआ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जो स्लाइड है, पर हम लोग उसको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। तो विद्यार्थी यहां पर क्या है, तो यहां पर ये कहा गया है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, देखो यहां पर क्या कहा गया है, ये देखना, ये वाली जो लाइन है ये विलय यानी कि सॉल्यूट को बता रही है और ये सॉल्वेंट को बता रही है। तो हम क्या कह रहे हैं यहां पर कि यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, क्या कहा जा रहा है, देखो यदि सॉल्यूट, क्या कहना हम लोग, यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस हो तो इसका एग्जाम्पल होगा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल याद रख लेना आप, एयर, वायु, हवा, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। आगे चलते हैं, दूसरा दिया हुआ है सोल्यूट तो लिक्विड हो, क्या हो, सोल्यूट तो लिक्विड हो, और सॉल्वेंट क्या हो, तो विद्यार्थियों सॉल्वेंट गैस हो। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में विलयन, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में विलयन। तो लिक्विड ज्यादा है तो यहां पर क्लोरोफॉर्म ज्यादा है, ध्यान रखना, और नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला ठोस और गैस, किसका एग्जांपल है, ठोस, यानी कि ये जो सॉल्यूट है वो क्या होगा, ठोस होगा, सॉल्यूट है वो क्या होगा, सॉलिड होगा, सॉल्यूट सॉलिड होगा, और जो गैस है वो क्या है, सॉल्वेंट है, गैस क्या है, सॉल्वेंट है। तो एग्जांपल हो जाएगा कपूर तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, इसका एग्जांपल यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड में भी इसी तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। लिक्विड में भी क्या कहा, अभी हमने कहा था कि सॉल्वेंट कौन से मीडियम में होना चाहिए, तो सॉल्वेंट देखो गैस मीडियम में, तो ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट, हिंदी में इसको विलायक बोलते हैं। और एक बार हमने सॉल्वेंट में लिक्विड के साथ क्या मिला दिया, गैस मिला दिया, एक बार लिक्विड के साथ लिक्विड मिला दिया, एक बार लिक्विड के साथ क्या मिला दिया, सॉलिड मिला दिया। तो जब आप लिक्विड के साथ में गैस को मिलाते हैं तो इसका हो जाएगा ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर। दूसरा नींबू का रस जल में मिला देना, द्रव के बहुत सारे एग्जांपल है, मिल्क इन वाटर सबसे बड़ा एग्जांपल, अल्कोहल इन वाटर, और इससे बड़ा एग्जांपल क्या होगा। अगला लिक्विड सॉलिड, लिक्विड ज्यादा हो, वाटर ज्यादा, और NaCl कम है, तो यहां पर हो गया। तीसरा सॉलिड सॉलिड, तो यहां पर देखो ठोस विलयन भी तीन प्रकार का होता है। पहला ठोस का गैस में मिश्रण, तो हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, ठीक है, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। दूसरा ठोस द्रव, तो पारा और सोडियम के साथ विलयन, यानी पारा और सोडियम को मिलाना, उसको ध्यान रखना अमलगम बोलते हैं, जरूर याद रखना, इसके अंदर वर्ड अमलगम शब्द बोल रहा हूं मैं, अमलगम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अमलगम ही वर्ड आता है। तो जब भी आप किसी मरकरी के साथ में किसी का सॉल्यूशन बनाते हो तो उसको अमलगम कहा जाता है, नोट डाउन करके रखो। और ठोस में क्या हो जाएगा, ठोस में हो जाएगा अलॉय, बहुत सारी जो धातुएं होती है ना उनका जो मिश्रण होता है, जैसे गोल्ड और हमने कॉपर को मिक्स कर दिया, ऐसे एग्जांपल हो जाएंगे। विद्यार्थियों एक अच्छा सा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, आप उसको रीड आउट करिए, मैं आपको समझा रहा हूं इस प्रश्न को। प्रश्न क्या दिया हुआ है कि एंटीफ्रीज पदार्थ क्या होते हैं, व्हाट आर एंटीफ्रीज सब्सटेंस। तो याद रखना ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी विलायक में मिलाने पर उसके फ्रीजिंग पॉइंट में बहुत कम कर देते हैं। दीज आर द सब्सटेंस व्हिच व्हेन मिक्स्ड इन अ सॉल्वेंट रिड्यूस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट।
और उस जमाने से रोकते हैं, मतलब वाटर जो रहता है उसको जमने से रोकते हैं, पानी को जमने नहीं देते हैं, इसलिए इन्हें एंटी फ्रीज मटेरियल्स कहा जाता है। ठीक है ना, इसे कहा गया प्रिवेंट इट्स फ्रॉम द फ्रीजिंग, दैट इज वे दे आर कॉल्ड एंटी फ्रीज मटेरियल। और हिंदी में इसके लिए एक वर्ड है प्रतिहीम कहते हैं, हिंदी में याद रखना, हिंदी मीडियम वाले उसको प्रतिहीम भी कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल जरूर याद रख लेना, इसका उदाहरण मैंने ग्रीन मार्क किया हुआ है, इसका उदाहरण क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल, सबसे बड़ा उदाहरण है इसका उदाहरण एथिलीन ग्लाइकोल, याद रखिएगा इसका एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बड़ा सरल सा प्रश्न है, व्हाट इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। तो विलियम के उन गुणों को अणुसंख्यक गुणधर्म कहा जाता है जो उसमें घुले हुए विलय की संख्या पर निर्भर करते हैं। The properties of the solution which depend on the amount of solute dissolve in its are called colligative property. These are called the colligative, मतलब ये colligative property क्यों कहते हैं हम लोग कि देखो colligative property क्या होती है कि जो पदार्थ की किसके घेराव उसके नंबर्स पर डिपेंड करती है, क्या विलय की संख्या, किसकी, विलय की संख्या पर। अब यहाँ पर अमाउंट से मतलब नहीं, उसको नंबर से मतलब है, क्या मतलब है, नंबर से मतलब है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिया कि साहब मेरे पास में पानी है, एक गिलास पानी है, सब एक गिलास पानी है, उस एक गिलास पानी में क्या मिला दिया, सर हमने तो 1 चम्मच नमक मिला दिया। अरे भैया अच्छी बात है, यदि आपने एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच यानी 1 टीस्पून NaCl को आपने ऐड कर दिया, यानी टेबल सॉल्ट को मिला दिया, यदि आप टेबल सॉल्ट को मिला रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, ये इसकी मात्रा पर डिपेंड नहीं करता कि आपने 100 ग्राम लिया, 200 ग्राम लिया, 500 ग्राम लिया, मतलब नहीं है। सीधा सा मतलब किसका, मतलब यहां ये कह रहा है कि उसमें घुले हुए विलय की संख्या पर जो डिपेंड करे। देखो विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट के क्या बोल रहा है, अमाउंट्स पे डिपेंड करे, ठीक है ना, विलय की संख्या पर निर्भर करे। तो विलय की संख्या कितनी है, नंबर्स कितने हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जरूर डेफिनेशन याद रखना। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, तो हमारे सिलेबस में 4 इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहला दिया हुआ बोर्ड पे दिख रहा है आपको येलो कलर में जो हमने मेंशन किया हुआ, हिमांक में अवनमन, दिस आर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये दे रखा। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल आगे आ जाओ। देखो नेक्स्ट यहां पर क्या दे रखी है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर, ये दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब, और चौथा है क्वथनांक में उन्नयन यानी कि एलिवेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के चारों के नाम आप याद रखना कि कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब देखो विलय पदार्थ की सांद्रता को निम्न 2 मात्रकों में व्यक्त करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चल रहा हूं, यहां पर मैं अगली हेडिंग बहुत अच्छी सी हेडिंग है, इंटरेस्टिंग हेडिंग है। यहां से एक प्रश्न हर बार आता है, हर बोर्ड की जितनी भी एग्जाम्स होती है यहां प्रश्न पूछा जाता है। क्या है प्रश्न, विलय पदार्थ की सांद्रता को निम्न 2 मात्रकों में व्यक्त किया जाता है। द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट्स इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग 2 यूनिट्स। कौन कौन सी 2 यूनिट्स, पहले वेट यूनिट, देखो 2 यूनिट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। पहली है वेट यूनिट, इसमें विलय और विलायक, देखो वेट यूनिट के बारे में बात की गई है। क्या बात की गई है, वेट यूनिट के बारे में बात की गई, क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो वेट यूनिट, इसमें विलय एवं विलायक दोनों की मात्रा को भार या द्रव्यमान मात्रक में लिया जाता है। वेट यूनिट्स क्या है, इन दिस द क्वांटिटी ऑफ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट टेकन इन द वेट ऑफ मास यूनिट। दोनों को किस में ले रहे हैं अपन, वेट में ले रहे हैं, यानी विलय और विलायक सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों काय में रहेंगे, वेट में रहेंगे, वजन में रहेंगे, ठीक है, मात्रा में रहेंगे। दूसरी बात की गई, दूसरा भार आयतन मात्रक, वेट वॉल्यूम यूनिट्स, इनमें विलय पदार्थ की मात्रा को भार मात्रक में एवं विलायक की मात्रा को आयतन के रूप में लिया जाता है। नोट डाउन कर लो विद्यार्थी, बहुत अच्छी सी बात है यहाँ पर, बहुत अच्छी सी बात है। इनमें विलय पदार्थ की मात्रा को भार के मात्रक में, यानी इन दिस द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज टेकन इन वेट। क्या कह रहा है वो, आपको सोल्यूट को तो वेट में लेना पड़ेगा। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया H2O प्लस NaCl, आपको एग्जांपल दिया तो आपको NaCl यानी कि ये क्या है, ये आप अच्छे से जानते हो, ये विलय है। विलय मतलब कि ये सोल्यूट है, विलय मतलब कि सोल्यूट है। तो हम क्या करें, इसकी मात्रा को तो आप काय में लोगे, वेट में लोगे। किस में लोगे, वेट में। हिंदी में कहें तो इसको आप भार में लोगे, ध्यान रखना
और जो विलायक रहेगा, जो विलायक रहेगा यानी कि जो सॉल्वेंट रहेगा, उसकी मात्रा आप काई में लोगे तो उसकी मात्रा यहां पर कर गई आयतन में लोगे आप। तो H2O का आप काई में लोगे वॉल्यूम, यानी कि आप आयतन में इसको लोगे। क्लियर हो गया। तो टोटल दो महत्वपूर्ण टर्म हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे। पहला भार, भार का मात्रक, इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही मिलेंगे हम लोग, वेट में लेंगे। किसमें? वेट में लेंगे। यहां पर मैं समझा तो वेट में कैसे, जैसे हमने यहां पर लिया H2O प्लस NaCl लिया। अरे सर अब क्या करें, तो पहले वहां पर तो हमने इसको वॉल्यूम में लिया था, तो यहां पर भी इसको वेट में लेंगे और यहां पर भी इसको वेट में लेंगे, दोनों को वजन में लेंगे हम लोग, ध्यान रखना। और वहां पर भार आयतन में क्या करेंगे, सॉल्यूट को तो आप लोग लोगे वजन में, वेट में, और सॉल्वेंट यानी विलायक को आप लोगे वॉल्यूम में यानी कि आयतन में। चलो अब इन सबको हम डिटेल में देख लेते हैं। भार भार मात्रक क्या होते हैं? देखो बहुत अच्छी सी बात है, भार भार मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यानी भार भार मात्रक का मतलब हो गया यहाँ पर वेट यूनिट। अब कौन कौन सी वेट यूनिट होती है स्क्रीन पर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, दिख रहा है। वेट यूनिट्स दीज आर फॉलोइंग, कौन कौन से? पहला भार प्रतिशत, वेट परसेंटेज। भार प्रतिशत यानी कि वेट परसेंटेज। अब देखो वेट परसेंटेज क्या कहा गया, वेट परसेंटेज की डेफिनेशन क्या, इसको समझ लेते हैं। यहां पर क्या कहा गया, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा को विलेय का भार प्रतिशत कहलाती है। तो द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड वेट परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। क्लियर हो गया आपको? अरे भैया जैसे हम लोग हमारा प्रतिशत निकालते हैं ना, आपने आपका 10वीं का, 11वीं का, 9वीं का प्रतिशत नहीं निकालते कि भैया इतने परसेंट नंबर्स आए, उसी तरीके से यहां पर उसको वेट परसेंटेज को निकालना है। अब फार्मूला क्या है, तो परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट इक्वल टू क्या दिया, विलेय के ग्रामों में मात्रा यानी अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम इनटू 100 यानी कि 100 डिवाइडेड बाय उसके बटे में क्या लिखा, अपॉन में क्या लिखा, विलियन की ग्रामों में मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। स्क्रीन से थोड़ा सा हट रहा हूं, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बड़ी सरल सी परिभाषा है, बड़ी छोटी सी डेफिनेशन है, नोट डाउन कर लो इसको। चलते हैं आगे, आगे चल रहे हैं इसके। नेक्स्ट मोललता, इसके बारे में तो आपको अच्छे से बताऊंगा। मोललता, मोललिटी, मोललता मीन्स मोललिटी क्या कहती है, तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ये डेफिनेशन तो आपको याद होगी। तो द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड द मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोललता क्या है, तो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान। मोललिटी नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब यूनिट जरूर याद रखिएगा, बिना यूनिट के काम नहीं चलेगा, बिना यूनिट के काम नहीं चलेगा। यूनिट की तरफ आ जाते हैं हम लोग। देखो यूनिट बताता हूं मैं, इसका मात्रक यहां लिखा हुआ है, इसका मात्रक मोल पर केजी होगा। इट्स यूनिट इज मोल पर केजी। तो आप इसको मोल पर केजी भी लिख सकते हो या फिर मोल केजी इनवर्स भी लिख सकते हो। अब इसका एक और फार्मूला क्या है, तो मोलों की संख्या को कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो वेट बाय मास, वेट बाय मास यानी वेट यानी पदार्थ का अणुभार, सॉरी पदार्थ का भार बटा पदार्थ का अणुभार। इससे आप क्या निकाल सकते हो, ए निकाल सकते हैं, यानी मोलों की संख्या को आप निकाल सकते हो, याद रखना। अब इसके मेन फार्मूले की तरफ आ रहा हूं, जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। देखो मेन फार्मूला क्या है, मेन फार्मूला ये दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है, ये रहा। अतः क्या स्मॉल m इक्वल टू विलेय का भार डिवाइडेड बाय विलेय का अणुभार इनटू विलायक का भार, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। एक तो ये है इसका, और एक और खास बात है, उसके बाद मैं चल रहा हूं आगे। अब देखो मोललता में विलेय व विलायक दोनों की मात्रा को भार में दर्शाया जाता, इस कारण से मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विद्यार्थियों इस लाइन को नोट डाउन कर लो। इन मोललिटी द क्वांटिटी ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय वेट। ध्यान रखना,
इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि अभी हमने ऊपर हिंदी में बताया आपको कि विलेय और विलायक दोनों को मात्रा जो होती है वो किस में दर्शाई जाती है, भार में दर्शाई जाती है, यानी कि वेट में दर्शाई जाती है। इसलिए ये जो होती है टेम्परेचर हैज द नो इफेक्ट ऑन मोलरिटी, इस कारण से मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जरूर याद रखना कि मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, मोलरिटीज डज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। अब देखो इसका फार्मूला क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो स्मॉल m इक्वल टू W इंटू 1000 बाय m इंटू कैपिटल W। ये आपको सूत्र याद रखना है, इस सूत्र से आप इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, तीसरी कंडीशन मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न। अब मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न क्या है, तो विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या एवं विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल भिन्न कहते हैं। क्या डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ मोल्स इन ऑफ अ कंपोनेंट्स present in a solution to the total number of moles present in the solution is called mole fraction। मोल भिन्न क्या है, तो मोल भिन्न इक्वल टू x इक्वल टू अवयव के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। देखो कितनी अच्छी बात कही उसने, देखो क्या कहा उसने कि मोल फ्रैक्शन यदि मैंने x मान लिया तो इक्वल टू क्या हो गया, अवयव के मोलों की संख्या, तो हमने यहां लिखा n, यदि मैंने Na लिख दिया, सपोज मैंने कहा कि मेरे पास में A और B दो कंपोनेंट थे, ए को मैंने सोल्यूट मान लिया, क्या मान लिया, सोल्यूट, जिसे हम लोग हिंदी में विलेय बोलते हैं, और बी को हमने क्या मान लिया, बी को हमने सॉल्वेंट मान लिया, जिसको हम लोग विलायक कहते हैं। आपको क्लियर हो गया, तो हमने कह दिया एन ए क्या है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल, और एन बी क्या है, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल, तो हमने लिखा एन ए बाय एन ए प्लस एन बी, ये आपके पास नया फॉर्मूला बन गया। तो अवयव के मोलों की संख्या यानी एन ए और विलयन के कुल मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी, ये किसका मोल फ्रैक्शन आ गया, एक्स ए का। यदि आपको एक्स बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो एक्स बी इक्वल टू क्या लिख दोगे, एन ए की जगह एन बी आ जाएगा और एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। और एन आप अच्छे से निकालना जानते हो, एन कैसे निकालते हो, अभी हमने बात करी थी डब्ल्यू बाय एम से आप एन निकाल सकते हो। चलो देखो आगे क्या करें, किसी विलयन में उपस्थित मोल भिन्न का योग सदैव एक होता है। देखो बहुत अच्छी सी बात है, द सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। आगे गैसीय मिश्रण में अवयव के मोल भिन्न इक्वल टू अवयव के आंशिक दाब बटा कुल दाब। एक और फार्मूला याद रख लेना, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन अ गैसियस मिक्सचर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। मोल भिन्न पर भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ध्यान रखना। टेम्परेचर इज द नो इफेक्ट ऑन मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन पे भी ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आपको तीन हमने यहाँ पर कंडीशंस देखी, कौन कौन सी, वेट बाय वेट, मोलरिटी, और तीसरी हमारी थी मोल फ्रैक्शन। ये तीनों किससे रिलेटेड है, तो विद्यार्थियों तीनों रिलेटेड वेट वाले कंटेंट से, यानी भार भार मात्रक से। अब हम आगे भार आयतन मात्रक, वेट वॉल्यूम यूनिट्स, दीज आर एज फॉलो। कौन कौन सी, पहली मोलरता, आप लोग अच्छे से जानते हो मोलरता के बारे में। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं। तो द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द मोल लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इस कैपिटल एम क्या है, तो विलेय के मोलों की संख्या, नंबर्स ऑफ मोल्ट ऑफ सॉल्यूट, विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। यूनिट जरूर याद रखना, मोल पर लीटर, क्या है यूनिट, मोल पर लीटर। और मोल भार बटा अणुभार निकाल सकते हैं, हमारी बात हुई थी ऊपर, ठीक है। विलेय का भार ग्राम में होता है और विलेय का अणुभार बटा विलयन का आयतन, ये इसका एक फार्मूला दिया हुआ, देखो फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम इक्वल टू, इसका एक और फार्मूला याद रख सकता हूं, डब्ल्यू इंटू 1000 बाय क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल एम इंटू वी, ठीक है। इस फार्मूले से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। मोलरता इंटू विलेय का अणुभार, ये विलयन की सांद्रता होती है जो ग्राम पर लीटर में होती है। तो मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट सेकंड, मोलरता के बाद आती है नॉर्मलता, यानी मोलरिटी के बाद नॉर्मलिटी। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं।
Normality, the numbers of gram equivalent of the solute present in 1 liter of solution is called the normality of the solution. नॉर्मलता तो विलेय पदार्थ का ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन. नॉर्मलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. यूनिट जरूर याद रखना, मात्रक ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर. ग्राम तुल्यांकों की संख्या इनटू भार तुल्यांकों का भार. ध्यान रखना. इसका एक और फार्मूला होता है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूं. इसका एक और फार्मूला है कि नॉर्मलिटी n इक्वल टू क्या होगा? W इंटू 1000 बाय E इंटू V. ये फार्मूला होगा इसका. इससे न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व हो जाएंगे. चलो आगे चलते हैं इससे. अब बात करते हैं हम लोग मोलरता और नॉर्मलता में क्या रिलेशन. ध्यान रखना, नॉर्मलता जो होती है, नॉर्मलिटी होती है मोलरता इंटू एक्स फैक्टर. मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर. किसी अम्ल का एक्स फैक्टर क्या है? तो उस किसी एसिड का जो होता है, जो एक्स फैक्टर है, वो उसके द्वारा डोनेट किए गए नंबर्स ऑफ H पॉजिटिव आए. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं. यहां पे क्या कह रहा है? किसी एसिड का एक्स फैक्टर. देखो एक किसी एसिड का एक्स फैक्टर, यानी फॉर एन एसिड एक्स फैक्टर नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन गिवन अप, त्यागे गए H पॉजिटिव आयनों की संख्या. जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने HCl. ठीक. अब HCl कितने H पॉजिटिव आयन को डोनेट कर सकता है? तो आपको दिख रहा है कि सर यहां तो एक ही है, तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. कितना डोनेट कर रहा है? तो सर एक डोनेट कर रहा है. तो भैया इसका एक्स फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया. ठीक है. अब यहां पर मैंने ले लिया H2SO4. कितना हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं? 2 दिखाई दे रहे हैं. क्लियर है? तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा. फिर अगला फॉर एन अल्कली, यानी किसी क्षार के लिए क्या कहा गया है कि नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन गिवन अप, यानी त्यागे गए OH नेगेटिव आयनों की संख्या. अब त्यागे गए OH नेगेटिव आयनों की संख्या आप कैसे निकाल सकते हो? देखो बात करता हूं. यहां पर मैंने लिखा NaOH. कितना OH ग्रुप थे गए? सर एक दिखाई दे रहा. ठीक है. NH4OH. कितना OH ग्रुप थे गए? जरा एक दिखाई दे रहा. तो ये कितना OH नेगेटिव डोनेट कर सकता? एक डोनेट कर सकता. अब आगे किसी लवण के लिए एक्स फैक्टर क्या होगा? फॉर अ सॉल्ट, तो धन आयन और ऋण आयन पर कुल आवेश, टोटल चार्ज ऑफ द केटायन और एनायन. ध्यान रखना इसकी बारे में. आगे बात करते हैं फॉर्मुलेटी. विलेय पदार्थ का विलयन में सगुणन या वियोजन होने पर विलयन की सांद्रता को सामान्यतः फॉर्मुलेटी में व्यक्त किया जाता है. व्हेन द सॉल्यूट इज कंबाइंड और डिसोशिएट in a solution, the concentration of the solution is usually expressed in term of formality. 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को विलयन की फॉर्मलता कहते हैं. ध्यान रखना, क्या कहते हैं? विलयन की फॉर्मलता कहते हैं. नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड द फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. फॉर्मलता विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटा विलेय का आयतन. फॉर्मेलिटी क्या है? नंबर ऑफ ग्राम सॉलिड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट. उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेंथ की. स्ट्रेंथ क्या है? तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मान को स्ट्रेंथ कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं हम लोग. तो क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रेंथ. विलेय की मात्रा ग्राम में और विलयन का आयतन हो जाएगा. स्ट्रेंथ अमाउंट ऑफ सॉलिड ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. नोट भार आयतन मात्रक जैसे मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता व सामर्थ्यता यानी स्ट्रेंथ आदि के मान ताप पर निर्भर करते हैं, क्योंकि विलयन का ताप परिवर्तन करने से उसके आयतन में परिवर्तन होता है. ये बात आप नोट कर लो. ये जो बोर्ड पे हिंदी इंग्लिश में दिखाई दे रहा है, इसको नोट डाउन कर लो. ध्यान रख लेना, बहुत काम की चीज है. क्यों? क्योंकि टी प्रोपोर्शनली क्या होता है? V. तो द वैल्यू ऑफ द वेट वॉल्यूम यूनिट लाइक किसके बारे में बात कर रहा है? लाइक उसने कहा मोलरिटी, दूसरा नॉर्मलिटी, यानी कि पहली बात करी उसने नॉर्मलता, सॉरी मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, वो स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्यता. तो मोलरिटी, फॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी और स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर. इन ये चारों तापमान पर निर्भर करती है. तो भैया कौन डिपेंड नहीं करती? तो इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा? हमने वहां पर एक तो पढ़ा था मोलरिटी स्मॉल m, नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन x, और तीसरा एक और हमने पढ़ा था भार वाला, वेट वाला परसेंटेज पढ़ा था. वेट परसेंटेज यानी परसेंटेज ऑफ वेट. ये 3 जो है इन पर टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है.
पर नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ और मोलरिटी, इन चारों पर किसका प्रभाव पड़ता है? टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। अतः ताप बढ़ने पर, ये बात भी नोट डाउन करना, अतः ताप बढ़ने पर मोलरता, फॉर्मलता व सामर्थ्य आदि का मान कम हो जाता है। बहुत बड़ी बात है विद्यार्थियों, बहुत बड़ी बात है। Hence, on increasing the temperature, the value of molarity, formality and strength etc. decreases, यानी ये घट जाती है। तो यहां से आपको मामला क्लियर हो गया होगा कि भैया किसके बारे में बात हो रही है। क्लियर है? अब आगे हम लोग चल रहे हैं यहां से एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं कि एमसीक्यू इस यूनिट के कौन कौन से एमसीक्यू जो हम आगे पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ गया, केमिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज, रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है? तो विद्यार्थियों कॉपर फेरोसाइनाइड। क्या है? कॉपर फेरोसाइनाइड को हम लोग केमिकल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा प्रश्न, द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट विल बी मैक्सिमम इफ द सॉल्वेंट इज, विलय की मोलर सांद्रता के घोल के क्वथनांक में वृद्धि अधिकतम होगी यदि विलायक क्या हो? तो ध्यान रखना, यदि विलायक एसीटोन हो तो डेफिनेटली उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, याद रखना। तीसरा, सॉल्यूशन ऑफ सिमिलर ऑस्मोटिक प्रेशर आर नोन एज, समान परासरण दाब के घोल को क्या कहते हैं? तो हम समपरासरी विलयन यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। समपरासरी विलयन यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, हाउ मेनी ml of 1 m H2SO4 is required to neutralize a 10 ml of 1 NaOH? 10 मिली 1 NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए 1 m H2SO4 के कितने ml की आवश्यकता होगी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 ml। कितना? 5 ml। प्रश्न क्रमांक 5, which of the following solution does not show positive deviation from Raoult's law? निम्नलिखित में से कौन सा घोल राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन नहीं दिखाता है? तो हो जाएगा बेंजीन क्लोरोफॉर्म। बेंजीन क्लोरोफॉर्म याद रख लेना। बाकी ये सब क्या है? नहीं दिखाता है। तो बाकी ये सब क्या है? बेंजीन एसीटोन, बेंजीन इथेनॉल और बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब कहां चले जाते हैं? पॉजिटिव डेविएशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 containing 9.8 ग्राम H2SO4 dissolved into liter of water। 2 लीटर पानी में घुले हुए 9.8 ग्राम H2SO4 युक्त H2SO4 के घोल की मोलरता क्या होगी? तो 0.05 होगी। 0.05 होगी। मोलरता कैसे निकालोगे विद्यार्थी? फार्मूला याद रख लेना, इसका फार्मूला बताता हूं आपको मैं। मोलरता कैसे निकालोगे? तो क्वेश्चन में क्या कहा है? क्या कह रहा है? 2 लीटर पानी में घुले हुए 9.8 ग्राम H2SO4, तो हमारे पास मोलरता मतलब कैपिटल M, मोलरिटी मतलब कैपिटल M, इक्वल टू क्या लिखोगे? W into 1000 बाय क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा वॉल्यूम की बात हो रही है ना, वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम की, तो m into v हो जाएगा। क्लियर? तो इस w की जगह तो आप लिख दोगे 9.8, ठीक है। इस m की जगह H2SO4 का मास कितना होता है? 98 होता है। इसको पुट आउट करो, वॉल्यूम भी दिया हुआ है यहाँ पर। वॉल्यूम कितना दिया हुआ? तो वॉल्यूम दिया हुआ 2 लीटर दिया हुआ। 2 लीटर को आंसर आपका जाएगा, ये आंसर निकाल लीजिएगा। 0.05 सॉल्व करके देख लीजिए। अगला प्रश्न, द्रव में गैस की घुलनशीलता का नियम किसके द्वारा दिया? लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड इज गिवन बाय, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? हेनरी लॉ। एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, हेनरी लॉ। प्रश्न क्रमांक 8, ऑन डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी में साधारण नमक घोलने पर पानी का क्वथनांक क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। ध्यान रखना, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। 9वां प्रश्न, when blood cells are kept in high osmotic pressure solution then the cell shifts there, जब रक्त कोशिकाओं को कोशिकाओं की तुलना में उच्च परासरण दबाव वाले घोल में रखा जाता है तो वे श्रिंक हो जाती, कंट्रास्ट हो जाती, सिकुड़ जाती। याद रखना, श्रिंक हो जाती, सिकुड़ जाती। 10वां प्रश्न, which is not a colligative property, कौन सा अणु के गुणधर्म नहीं है? तो वेपर प्रेशर नहीं है। देखो colligative प्रॉपर्टी में 4 पड़ी है, कौन कौन सी? लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में कमी। दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। तीसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यहां दिया हुआ है, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, और लॉरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक में अवनमन। ये 4 होती है। तो वेपर प्रेशर कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। 11 प्रश्न, निम्न में से किसी एक को छोड़कर आदर्श विलयन है, तो इसमें C6H5 आया, C2H5OH को छोड़कर बाकी सब आइडियल सॉल्यूशन है। 12वां प्रश्न, on dissolving non-volatile solute in a liquid which is decreases, अवाष्पशील विलय को
द्रव्य में घोलने पर क्या घटता है? तो देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि सॉल्वेंट वोलेटाइल होना चाहिए, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। तो जब हम वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं ना, तो उसका परासरण दाब उसका जो हिमांक होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है। According to Raoult's law, relative lowering of vapor pressure of solution of non-volatile solid is equal to, राउल्ट के नियम के अनुसार गैर वाष्पशील विलय के घोल के वाष्प दबाव में कमी किसके बराबर होती है? तो विलय के मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड के इक्वल होती है। प्रश्न क्रमांक 14, 1 एटीएम whose boiling point is highest 1 atm pressure, यानी एक एटीएम दाब पर किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? तो 0.1 BaCl2 का सबसे अधिक होगा। तो क्यों होगा? तो उसका कारण है कि ये तो आयनाइज होता नहीं है, ग्लूकोज आयनाइज होता नहीं है, ये आयनाइज होगा तो आप लोग क्या लिखोगे सर? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लिखोगे। ये आयनाइज होगा तो क्या लिखते हो आप? Ba2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर आयन कितने बन रहे? दो आयन बन रहे हैं, इसलिए इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा हो जाता है, याद रखना, बेरियम क्लोराइड का। इसके लिए एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता तो उसका और ज्यादा होता क्योंकि उसमें 3 आयन होते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? तो सरफेस टेंशन नहीं है, विस्कोसिटी नहीं है, ऑप्टिकल सॉल्यूशन नहीं, ऑप्टिकल विलयन नहीं है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दबाव एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। 16 प्रश्न, experimentally molecular mass of electrolyte will always be less than the calculated value because value of van 't Hoff factor is, किसी विद्युत अपघट्य का प्रायोगिक आणविक द्रव्यमान हमेशा उसके परिकल्पित मान से कम होता है क्योंकि वान डे हॉफ कारक I का मान क्या होता है? तो I का मान अब इन चारों में से क्या होगा? मोर देन 1, एक से अधिक होगा। इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना, मोर देन 1 एक से अधिक होता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते आगे। विद्यार्थियों, आपका अपना एक और चैनल है जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, यूट्यूब चैनल है, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको इसी यूनिट यानी सॉल्यूशन के पिछले 12 वर्षों के एमपी बोर्ड्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उनके सॉल्यूशन आपको वहां पर उपलब्ध होंगे। आप वहां पर विजिट कीजिए, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर वहां पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे विद सॉल्यूशन। विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 17 स्क्रीन पर दिख रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन द 1000 ग्राम ऑफ सॉलिड इज नोन एज, 1000 ग्राम विलायक में मौजूद विलय के मोलों की संख्या को क्या बोलोगे? मोललता यानी मोललिटी कहोगे आप लोग। प्रश्न क्रमांक 18, ब्रास क्या है? तो एक सेड सॉलिड सॉल्यूशन क्या है? कॉपर और जिंक का जो मिश्रण होता है ना उसको ब्रास बोलते हैं, पीतल बोलते हैं, तो ये क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन है। 19 बार, इन मोलर सॉल्यूशन 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन, मोलर घोल में विलय पदार्थ का 1 मोल किस में घुला होता है? तो 1000 ग्राम विलायक में घुला होता है, इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। याद रखना, मोलर की बात हो रही है यहाँ पर। 20वां प्रश्न, if boiling point of solution is T and boiling point of solvent is T2, then the elevation of boiling point will be, यदि विलयन का क्वथनांक T1, विलयन का क्वथनांक T1, इसको T1 कर लीजिए, विलयन का क्वथनांक क्या है? विलयन का क्वथनांक T1 और विलायक का क्वथनांक क्या है? ये देखिए, विलयन का क्वथनांक T1 तथा विलायक का क्वथनांक T2 है, तो क्वथनांक में वृद्धि क्या होगी? तो क्वथनांक में वृद्धि T1 माइनस T2 होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, ग्राम मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, किसी विलयन की ग्राम मोललता क्या है? तो देखो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन करेक्ट। नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, प्रति 1000 ग्राम विलायक में विलय के अणुओं की संख्या। प्रश्न क्रमांक 22, अब इसका आंसर तो आपको याद होगा, इन आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलयन क्या होता है? तो क्या दिया? जो राउल्ट के नियम का प्रति नेगेटिव विचलन दर्शाता, बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव नहीं, बिल्कुल नहीं, राउल्ट के नियम संबंधित नहीं, तो ऐसे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जो इट्स ओबे राउल्ट्स लॉ, डी ऑप्शन करेक्ट है, राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 23, इन अ सॉल्यूशन नो सॉलिड कैन बी डिसॉल्व फर्दर एट गिवन टेंपरेचर, किसी विलयन में दिए गए तापमान पर कोई विलय आगे नहीं घुल सकता है। तो विद्यार्थी उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि संतृप्त विलयन। 24वां, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या, ठीक है ना? द सॉल्वेंट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व इन द 1 kg सॉल्वेंट,
ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन द 1 kg सॉल्वेंट, तो मोलालिटी यानी मोललता हो जाएगा। 25वां प्रश्न, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल। अभी पढ़ा हम लोगों ने, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करती है। 25वां हो जाएगा। 26वां प्रश्न, ऐसे विलयन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर, 26वां, सॉल्यूशन दैट हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। ऐसे विलयन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब समान होता है उनको हम बोलते हैं आइसोटोनिक या समदाबी। ये प्रश्न रिपीट हो गया विद्यार्थियों। 27वां, यदि विलायक में विलय सामान्य अवस्था में है तो वांडा फैक्टर का मान क्या होगा, 1 होगा। 1 होगा, याद रखना। इफ सॉल्यूट इन द नॉर्मल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट द वेट वैल्यू ऑफ वांडा फैक्टर विल बी 1। क्या होगा, 1 हो जाएगा। 28वां प्रश्न, order of osmotic pressure of BaCl to NaCl and glucose solution of the same molarity will be। समान मोलरता वाले बेरियम क्लोराइड, NaCl और ग्लूकोज विलयनों के ऑस्मोटिक प्रेशर का क्रम क्या होगा, तो बेरियम क्लोराइड का सबसे ज्यादा होगा, दूसरे नंबर पर NaCl और तीसरे नंबर पर ग्लूकोज आएगा। तो इसका आंसर यहां पर ये जो दिया हुआ है एग्जैक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, सीक्वेंस को याद रख लेना आप लोग, नोट डाउन कर लो चाहे। अगला 29वां प्रश्न, अ सॉल्यूशन कंटेन 20 मोल ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन 80 मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट विल बी। एक विलयन में 20 मोल विलय है तथा कुल मोलों की संख्या 80 है, तो विलय का मोल प्रवाह क्या होगा, 0.25 होगा। सॉल्व कर लेना। मोल प्रवाह का मैंने आपको मोल फ्रैक्शन का फार्मूला बताया था, XA = Na/Na + Nb। तो इस फार्मूले से सॉल्व कर लेना इसको। प्रश्न क्रमांक 30वां, a solution contain 1 mole of water and 4 mole of ethanol. The mole fraction of water and ethanol in solution will be। एक विलयन में 1 मोल जल तथा 4 मोल इथेनॉल है, तो विलयन जल के इथेनॉल का अंश क्या होगा, 0.52 तो वाटर होगा और 0.5 इसमें इथेनॉल होगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। नहीं समझ में आता है तो फिर इसका मैं सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। विलयन के संयोजन गुण निर्भर नहीं करता। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। 32वां प्रश्न, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, शुद्ध जल की मोलरता क्या है, तो आप लोग अच्छे से जान तो 55.56 55.6 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 33, रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट देयर थ्योरेटिकल वैल्यू इज नोन एज, यानी जो अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान का सैद्धांतिक मान का अनुपात कहलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वान हाफ फैक्टर बोलते हैं। याद रखना, वान हाफ कारक बोलते हैं। 34वां प्रश्न, व्हाट टाइम द सॉल्यूशन इज गिवन इफ इट हैज लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। यदि किसी विलयन में विलय की मात्रा कम उपस्थित हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन की तनु विलयन। 35वां, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंसंट्रेशन इन ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर। प्रति लीटर विलय के ग्राम मोलों की सांद्रता का नाम क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग मोलरिटी यानी मोलरता कहते हैं। 36वां प्रश्न, आइसोटोनिक विलयन वह विलयन जिसमें समान गुण होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। 37वां, निम्नलिखित में से किस लवण का वांडाप कारक I K फॉर एफिशिएंसी के बराबर होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा Al2SO4 थ्राइस। Al2SO4 थ्राइस हो जाएगा इसमें। 38वां प्रश्न, द लॉ ऑफ स्ट्रेनिंग दैट इज द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ एयर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज, यानी वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन विलयन में विलय के मोल प्रवाह के बराबर होते हैं। कथन किसका है, राउल्स का स्टेटमेंट। ध्यान रखना, राउल्स का स्टेटमेंट। परीक्षा विद्यार्थी कभी-कभी क्या करते हैं, वो स्टेटमेंट दे देंगे आपको और पूछ लेंगे भैया ये स्टेटमेंट कहां से लिया गया है, तो आपको थोड़ा सा उसको भी परिभाषा और डेफिनेशन को अच्छे से याद रखना है। HCl और H2O, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। HCl और H2O का आइसोटोपिक मिश्रण क्या होता है, यानी HCl और H2O का आइसोटोपिक मिश्रण जो होता है वो 20.2% होता है, यानी कि उसके अंदर HCl 20.2% होगा, बाकी उसके अंदर क्या होगा, वाटर होता है, बाकी का उसके अंदर जल होगा। 40वां प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स इज एक्सप्रेस्ड इन कंसंट्रेशन इन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अभी हमने बात करी थी कौन तापमान पर डिपेंड करता है कौन नहीं करता, तो सांद्रता के व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका तापमान से स्वतंत्र है, यदि तापमान पर डिपेंड नहीं करता है तो उसका नाम है मोललता। देखो एक तो मोललता भी हो जाएगा, मैंने आपको 3 बताई थी, मोललता जो डिपेंड नहीं करती यानी मोललिटी, दूसरा मोल फ्रैक्शन और तीसरा परसेंटेज बाय वेट वेट। 41वां प्रश्न, 500 ग्राम टूथपेस्ट, 500 ग्राम का आपका टूथपेस्ट का नमूना है, उसमें 0.2 ग्राम फ्लोराइड से व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन इज टर्म ऑफ ppm लेवल।
करेक्ट आंसर 400 होगा। सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है। ppm नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इनटू 10 की पावर 6 है। ppm इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 500 इनटू 10 की पावर 6, करेक्ट आंसर 400 ppm हो जाएगा। 42वां प्रश्न, an aqueous solution freezed out -0.186 डिग्री सेंटीग्रेड, एक जलीय घोल 0.186 डिग्री पर जम जाता है, उसका kf का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है। kf का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है kf का मान। तो क्वथनांक में वृद्धि क्या होगी? तो क्वथनांक में वृद्धि भैया ये होगी 0.86 हो जाएगी, 0.86 हो जाएगी, याद रखना 0.86। कैसे होगी? नीचे सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो डेल टीवी इक्वल टू केवी इनटू मोलरिटी, डेल टीएफ इक्वल टू केएफ इनटू मोलरिटी, ठीक है। तो डेल टीवी, ठीक है, तो डेल टीएफ इक्वल टू केबी के एफ, हम इन दोनों फार्मूले को कंबाइन कर दिया। जब कंबाइन कर दिया तो आप क्या लिखोगे? आप डेल टीवी इक्वल टू डेल टीएफ इनटू केबी और केएफ, क्या वैल्यू दे रही है? 0.186, 0.5121.6, तो आंसर आएगा 0.512। तो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 42, द एवरेज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ह्यूमन ब्लड 7.8 बार एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मानव रक्त का औसत परासरण दाब 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 78 बार है। NaCl के जलीय घोल की सांद्रता क्या है? What is the concentration of the aqueous solution of NaCl that could be used in blood stream, जिसे रक्त प्रवाह में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो क्या है? 0.30 मोल पर लीटर। सॉल्यूशन यहाँ बताया था आपको मैं, सॉल्यूशन भी हमने दे रखा है, देख लीजिए क्या सॉल्यूशन है। हम लोग जानते हैं पाई इक्वल टू CRT, C इक्वल टू पाई बाय RT। C क्या है? पाई की वैल्यू 7.8 है, R की वैल्यू आप लोग जानते हो ये कांस्टेंट होती है 0.031। टेम्परेचर 37 दिया तो 273 प्लस 37 हम इसको चेंज कर रहे हैं केल्विन में। तो 7.8 ऐसा कैसा आ गया? ये वैल्यू इसकी कैसी आ गई? इसको लेट कर दोगे तो 310 आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के 0.30 आएगा। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वो आगे चलते हैं। किसका परासरण दाब न्यूनतम है? तो 200 ml NaCl का, 200 ml और 2 m NaCl का जो है सबसे कम है। क्यों है? इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, NaCl सॉल्यूशन में क्या है? 2 into 2। अरे सर ये 2 into 2 क्या? अरे भैया यहाँ देखो 2m दिया है सर, आपने 2 into 2 क्यों किया? बताता हूँ आपको मैं। 2 into 2 क्योंकि उसके अंदर कितना आयन है? 2 आयन है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। पार्टिकल्स इन ग्लूकोज सॉल्यूशन, क्या ग्लूकोज का आयनाइज्ड कहाँ होता है? पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं होगा ना, तो 1 into 1 m हो जाएगा। यूरिया 2 into 1 हो जाएगा, यूरिया भी कहाँ होता है? लिस्ट पार्टिकल इन द ग्लूकोज सॉल्यूशन हैज इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज मिनिमम, तो ग्लूकोज का सबसे मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा NaCl का हो जाएगा, ध्यान रखना। तो किसका परासरण दाब सबसे न्यूनतम होता है? हाँ थोड़ा ऑप्शन गलत है। परासरण दाब यहां पर क्या होगा? ग्लूकोज का सबसे मिनिमम, याद रखना ग्लूकोज का परासरण दाब सबसे मिनिमम है और सबसे ज्यादा किसका? NaCl का, ध्यान रख लेना। क्योंकि हमने कहा यहां पर क्या दिया? 1m दिया और ग्लूकोज का आयनाइजेशन नहीं होता है तो 1 into 1 हो जाएगा। और यहां पर क्या दिया? 2m दिया और NaCl हम क्या लिखते हैं? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लिखते हैं हम लोग। तो ये Na और Na कितना हो गया? 2 हो गया, तो 4 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा तो NaCl का होगा 200 ml ऑफ 2m ग्लूकोज और सबसे कम होगा 200 ml ऑफ 1m ग्लूकोज। चलते आगे नेक्स्ट 45, एक ही विलायक में सब मोलर विलयनों में इक्विवेलेंट सॉल्यूशन इन द सेम सॉल्वेंट है, तो समान क्वथनांक और समान हिमांक होते हैं, उसको क्या हम क्या बोल रहे हैं? सब मोलर विलयन, यानी कि हम बोल रहे हैं इक्विमोलर सॉल्यूशन। तो इक्विमोलर सॉल्यूशन कैसे होते हैं? तो ऐसे सॉल्यूशन जिनके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम होते हैं, समान क्वथनांक और समान हिमांक होते हैं। तो ऐसे लिक्विड जिनके बॉइलिंग समान, जैसे हमने कहा 2 लिक्विड है तो इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम और इसका भी सेम है, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम और इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम है, तो दोनों का सेम होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विमोलर सॉल्यूशन कहते हैं। 46, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज, एक मोलर जलीय विलयन में विलेय का मोलंश 0.018 होगा। 47, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता को उसके वाष्प दाब को जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है? तो हम जब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं तो वहां पर आती है मोल फ्रैक्शन की बात होती है। किसकी? मोल फ्रैक्शन की बात होती है। 48, द वेपर प्रेशर ऑफ द 2 लिक्विड्स P and Q आर 80 and 60 टॉर, 2 द्रव P और Q का वाष्प दाब क्रमशः 80 और 60 टॉर दिया हुआ है। The total vapor pressure of the solution obtained by mixing 3 mol of P and 2 mol of Q would be,
P के 3 मोल और Q के 2 मोल को मिलाकर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प पदार्थ क्या होगा? तो करेक्ट आंसर 72 हो जाएगा। सॉल्यूशन नीचे एक लाइन में दिया हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ P इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, 3/2 का 7/2 टोर हो जाएगा। कैसे हो रहा है देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ Q 2/3 प्लस 2 इक्वल टू 2/5। तो सर ये कहां से लाया? अरे भैया फार्मूला है ये, और कुछ नहीं है। देखो ये तो क्या है, ये तो आपको क्लियर हो गया। ये तो 3 प्लस 2, ये 3 प्लस 2 कहां से है? तो देख लो, अभी हमने मोल फ्रैक्शन का फार्मूला लिखा था। क्या लिखा था सर? XA इक्वल टू NA बाय NA प्लस NB लिखा था कि नहीं लिखा था? तो वहां से आ रहा ना। फिर हैज टोटल वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ द P, वेपर प्रेशर ऑफ P, द मोल फ्रैक्शन ऑफ Q इनटू वेपर प्रेशर ऑफ Q, तो 3 × 5 × 80। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ गया 22। ध्यान रखना, हमारा आंसर 22 निकल कर आ जाता है। 49 क्वेश्चन नंबर, X is dissolved in water, maximum boiling point is observed when X is, X को पानी में घोला गया अधिकतम क्वथनांक तब देखा जाता है जब X होता है 0.1 m प्रत्येक BaCl2। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, वापस सॉल्यूशन कर रहा हूं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कैल्शियम सल्फेट का 2 आयन, बेरियम सल्फेट के 3 आयन, ठीक है ना, और 2 आयन हो जाएंगे NaCl के। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर BaCl2 हो जाएगा। 50 यदि ग्लूकोज के जलीय घोल को जमने दिया जाए तो किसी पदार्थ के क्रिस्टल में सबसे पहले अलग क्या होगा? पानी। इफ द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज अलाउड टू फ्रीज, द क्रिस्टल इन व्हिच सब्सटेंस विल बी सेपरेटेड फर्स्ट, वाटर सबसे पहले फर्स्ट सेपरेट होता है। क्यों होता है? उसका कारण दिया हुआ है। Freezing point is the temperature at which the liquid and solid form of the same substance are in equilibrium and hence have the same vapor pressure. हिमांक वह तापमान होता है जिस पर एक ही पदार्थ के द्रव और ठोस रूप संतुलन में होते हैं, इसलिए उनका वाष्प पदार्थ समान होता है। Due to lower vapor pressure of the solution, solid form of the solution separated out at lower temperature, the decrease is called depression in freezing point. घोल के कम वाष्प दाब के कारण घोल का ठोस रूप कम तापमान पर अलग हो जाता है, इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन सॉलिड इज द सॉल्यूट इट इज अ सॉल्वेंट दैट फ्रीज। जब ठोस विलय होता है तो विलायक जम जाता है। हेंस इन द गिवन क्वेश्चन वाटर विल बी सेपरेटेड आउट फर्स्ट, इसलिए दिए गए प्रश्न में सबसे पहले पानी अलग हो जाता है। यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हमारा 50वां प्रश्न हम लोगों ने अभी तक देखा। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 51 की तरफ, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न क्रमांक 51 क्या कह रहा है? इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको क्लियर कर लेना, थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया। इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, if the degree of dissociation of sodium sulfate that want of factor I used for calculation the molar mass is यदि Na2SO4 के पृथक्करण की डिग्री है तो आणविक द्रव्यमान की गणना के लिए उपयोग किया जाने वाला वान डॉफ का कारक I क्या होगा? तो इसका फार्मूला होगा C = 1 + 2 अल्फा हो जाएगा। ध्यान रखना 1 + 2 अल्फा इसका हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 52, on dissolving sugar in water at room temperature, कमरे के तापमान पर पानी में चीनी घोलने पर घोल छूने पर ठंडा लगता है। सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिसॉल्विंग ऑफ शुगर विल बी मोस्ट रैपिड, निम्नलिखित में से किस स्थिति में चीनी का घोल सबसे तेज होगा? तो क्या होना चाहिए? ठंडे पानी में क्रिस्टल का चीनी, शुगर क्रिस्टल। करेक्ट आंसर गर्म पानी में चीनी का चूर्ण, पाउडर शुगर इन द हॉट वाटर। क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट शुगर पार्टिकल इंक्रीज एज द सरफेस एरिया, इंक्रीज पाउडर शुगर्स डिसॉल्व मोर क्विकली ड्यू टू द इंक्रीज सरफेस एरिया। विलय चीनी के कण घुलनशील उसकी सतह क्षेत्र के बढ़ने पर बढ़ते हैं। पाउडर चीनी अपनी बढ़े हुए सतह क्षेत्र के कारण अधिक तेजी से घुल जाता है। बिकॉज इट प्रोवाइड a cool sensations when touched sugar dissolving in the endothermic process, चूंकि इसे छूने पर ठंडक का एहसास होता है, इसलिए चीनी का घुलना एक एंडोथर्मिक प्रक्रिया है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन यूजिंग हॉट वाटर, और ली शातेली सिद्धांत के अनुसार हम क्या बोलते हैं
कि तापमान बढ़ने या गर्म पानी का उपयोग करने से चीनी का टूटना आसान हो जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ली प्रिंसिपल फैसिलिटेट शुगर ब्रेक डाउन इजीली। तो यहां तक आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे प्रश्न क्रमांक 53 की तरफ 53 क्वेश्चन। अब बीकर कंटेनर सॉल्यूशन सब्सटेंस ए precipitations of substance A taken place when the small amount of A is added to the solution is। एक बीकर में पदार्थ A का घोल पदार्थ A का अवक्षेपण तब होता है जब घोल में A की थोड़ी मात्रा डाली जाती है। तो घोल क्या है, उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। इसको याद रख लेना, नोट डाउन कर लो चाहे तो आप लोग। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, एक्सप्रेशन नीचे दिया हुआ है। At a certain temperature, a supersaturated solution contain less than the maximum quantity of solute per given amount of solvent. When a small amount of solute is added to the solution like this, it is a participant in the crystallization quickly. अति संतृप्त विलयन जो है एक निश्चित तापमान पर एक अति संतृप्त घोल में प्रति विलायक की दी गई मात्रा में विलय की अधिकतम मात्रा से कम मात्रा होती है। जब इस तरह के घोल में थोड़ी मात्रा में विलय मिलाया जाता है तो जल्दी अवक्षेपित और क्रिस्टलीकृत हो जाती है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक अति संतृप्त विलयन फ्रॉम एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक असंतृप्त घोल में इस मायने से भिन्न होता है दैट डज नॉट प्रेसिपिटेट्स और क्रिस्टलाइजेशन। इसमें विलय की थोड़ी मात्रा मिलाने पर अवक्षेपित क्रिस्टलीकृत तो नहीं होता, इसके बजाय घोल में चला जाता और एक विशिष्ट तापमान में घुल जाता है। 54वां प्रश्न, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट सॉल्यूशन दैट कैन बी डिसॉल्व इन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गिवन लिक्विड। किसी ठोस विलय में अधिकतम मात्रा में किसी दिए गए द्रव के विलायक निर्दिष्ट मात्रा में घुल सकती है। किस पर डिपेंड नहीं करती है, तो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। किस पर, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती। 55वां प्रश्न, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, पहले भी आ चुका है, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव बी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होगा, तो 1.0 m सोडियम सल्फेट का। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ये जरूर याद रखना, एब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक की इकाई क्या है, तो द यूनिट ऑफ एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज, तो इसकी यूनिट हो जाएगी, दे रखी है आपको यहां, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और केल्विन मोलरिटी इनवर्स इसकी यूनिट हो जाती है, याद रखना यूनिट। क्वेश्चन नंबर 58, एट द गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, किसी दिए गए तापमान पर किसी पदार्थ के सांद्र विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो इज हायर देन द डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन के ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक होता है। 59 क्वेश्चन नंबर, एट द गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, किसी दिए गए तापमान पर किसी पदार्थ के सांद्र विलयन का परासरण दाब क्या होता है, तो तनु विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है, इज द हायर देन द डाइल्यूट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH, हेनरी स्थिरांक का मान तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग। नेक्स्ट एक्सेट्रा, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH का मान ग्रेटर द फॉर गैसेस विद लोअर सॉल्युबिलिटी, कम घुलनशीलता वाली गैसों के लिए अधिक होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगला अब देखो हम कुछ क्वेश्चन आंसर की तरफ आ गए हैं, लास्ट सेगमेंट में हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। यहां पर दे रखा है पहला, विलयन में विद्यमान अंतराणविक बलों के संदर्भ में विलयता नियम जैसे घुलता है वैसा ही घुलता है की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी रूल लाइक डिसॉल्व लाइक इन टर्म ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन। तो इसका आंसर देखो स्क्रीन पर दिया हुआ है, द सॉल्युबिलिटी रूल लाइक डिसॉल्व लाइक, ये विलयता का नियम है, याद रखना, is based on the intermolecular force of that exists in the solution as following। विलयता नियम जैसे के साथ तैसा, मतलब जैसा घुलता है वैसा ही घुलता है, विलयन में विद्यमान अंतराणविक बलों पर आधारित है। If the intermolecular interaction is both the components are similar, a substance dissolve in a solvent, that is solvent and solute particle or molecules। जिस प्रकार है कि यदि दोनों घटकों में अंतराणविक अंतःक्रियाएं समान है तो एक पदार्थ यानी विलय, एक विलायक यानी विलायक, विलय और विलायक में अणु आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं। जब पोलर, व्हेन द पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट, जब ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायकों में घुलता है और गैर ध्रुवीय विलय गैर ध्रुवीय विलायकों में घुलता है। एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट दिस इज रेगुलर ओकेरेंस, मतलब एक नियम है, ध्यान रखना इसका। नियम क्या है कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में, यानी कि
हम ये कह सकते हैं कि जिसमें पोल्स होते हैं, यानी ध्रुवी ध्रुव में घुलेगा और अध्रुवी अध्रुव में घुलेगा। हेनरी स्थिरांक नियम में केज का क्या महत्व है? तो हम लोग जानते हैं P इक्वल टू KHX होता है। तो वेयर P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, दैट वेपर प्रेशर, एंड X इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, इज हेनरी लॉ एक्सप्रेस मैथमेटिकल। जहां P वाष्प दाब में गैस का आंशिक दबाव और गैस X गोल में मोल अंश है, तो हेनरी के नियम का गणितीय रूप इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। उपयुक्त समीकरण के परिणाम स्वरूप तरल में गैस की घुलनशीलता, एज ए रिजल्ट the lower the solubility of the gas in the liquid, the greater the value of Henry law, constant K is given pressure। ठीक है ना, आगे चलते हैं। जलीय जीव गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी में अधिक सहज क्यों होते हैं? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। Why an aquatic species more comfortable in cold water is comparison to warm water? क्या कारण है? तो देखो, it worth nothing that when the temperature dropped the value of Henry law constant K is rise। यहाँ ध्यान देने की बात यह कि जब तापमान गिरता है तो हेनरी के नियम स्थिरांक का मान बढ़ता है। हम जानते हैं कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो KH यानी हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। बिकॉज ऑफ दिस सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इंक्रीजेस। देखिए, इस वजह से किसी दिए गए दबाव में पानी घटने के साथ पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। द प्रेजेंस ऑफ मोर ऑक्सीजन एट लोअर टेम्परेचर मेक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फील मोर एट इजी इन कोल्ड देन इज इन वार्म वाटर। कम तापमान पर अधिक ऑक्सीजन की मौजूदगी जलीय जीवों को गर्म पानी की तुलना में ठंडे पानी में अधिक सहज महसूस करती है। तो गर्म पानी होगा तो उसमें ऑक्सीजन कम डिजोल्व होगी और ठंडा पानी होगा तो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा डिजोल्व होगी, और उन जीवों को जो नदी में समुद्र में रहते हैं उनको ऑक्सीजन आसानी से मिल सकेगी, इसलिए उनके लिए ठंडा पानी कंफर्टेबल होता है। चौथा प्रश्न, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिनोमेना। देखो, हेनरी के नियम के साथ दर्दनाक, जिसे बेंट्स के नाम से जाना जाता है, बेंट्स डिसीज, क्या उसके बारे में बताता हूं। जो गोताखोर होते हैं ना उसके बारे में बात की गई यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, द गैस प्रेशर इज द प्रोपोर्शनल टू इट्स सॉल्युबिलिटी। हेनरी के नियम के अनुसार गैस का दबाव उसकी घुलनशीलता के समानुपाती होता है। द एयर प्रेशर ग्रेजुअली फॉल्स एज द स्कूप ड्राइवर्स अप्रोप्रिएट द सरफेस। स्कूप गोताखोरों की सतह के पास पहुंचने पर हवा का दबाव धीरे धीरे कम हो जाता है। दिस इज लोअर प्रेशर कॉज द डिसॉल्व गैस इन द ब्लड। यह कम दबाव रक्त में घुली हुई गैसों को बाहर निकालता है, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। यानी बाहर जो ब्लड रहता है ना उसमें नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं, जिससे उनकी जो सेल्स होती है वो सिकुड़ जाती है और बेड डिसीज हो जाती है, इसलिए वो कभी कभी उनकी डेथ हो जाती है। तो गोताखोर जो होते हैं ना उनको जो पीछे आपने देखा होगा मूवीज के अंदर, ठीक है, तो वहां जो गोताखोर होते हैं उनके पीछे एक टैंक लगा होता है, गैस का सिलेंडर। उस गैस का सिलेंडर पहले क्या होता है, एक जमाने में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैस ले जाते थे। कौन सी गैस? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस ले जाते थे। पर ऑक्सीजन तो ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, पर नाइट्रोजन ब्लड के अंदर डिसॉल्व नहीं होती, तो वो क्या बबल्स के फॉर्म में हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाती है। और जैसे बाहर आते हैं तो बबल्स के फॉर्म में नाइट्रोजन गैस बाहर लगती है और उनके जो बैंड्स होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, इनमें दर्द होने लग जाता है और कभी कभी भी डेड हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो गैस का सिलेंडर है उसमें पहले ऑक्सीजन और सिर्फ नाइट्रोजन जाती थी, अब वहां पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम 3 गैसों का मिक्सचर कर दिया, तो वहां पर बैंड डिसीज होने का खतरा कम हो गया। अब देखो, ऊंचाई पर कमजोरी और सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है, क्यों? तो आप अच्छे से जानते हैं कि ऊंचाई पर जब आप जाओगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, इसलिए तो वहां पर भी क्लियर बात हुई आ रही। नेक्स्ट, कमरे के तापमान पर रखी सोडा वाटर की बोतल खोलने पर क्यों फीस नहीं होती? जैसे आपके पास में सोडा वाटर की बोतल की बात कर रहे हैं, तो हम 2 बोतल लेके आए सोडा वाटर की। मेरे पास में 2 बोतल, जैसे 2 पेन है मेरे पास में, ऐसे 2 बोतल है मेरे पास में। एक बोतल जो रूम टेम्परेचर पर है और एक बोतल जो फ्रीज में है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि एक बोतल तो रूम टेम्परेचर पर, एक बोतल फ्रीज में रखी हुई। तो यदि आप रूम टेम्परेचर वाली बोतल का ढक्कन ओपन करोगे तो उसमें से CO2 गैस कभी भी बाहर नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? उसका कारण हेनरी लॉ है। पर यदि आप फ्रीज में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आप खोलोगे तो उसमें से CO2 गैस बाहर आ जाती है। क्यों भैया? हेनरी लॉ है। तो सर हेनरी लॉ क्या है? पर उसका हेनरी लॉ बड़ा सीधा सा है, M प्रोपोर्शनली P। हेनरी लॉ क्या कहते हैं? हेनरी लॉ को मैं एक बार बताता हूं आपको। हेनरी लॉ क्या कह रहा है? देखो, हेनरी लॉ जो कह रहा है उसकी तरफ चलता हूं आपको। हेनरी लॉ क्या कह रहा है? तो हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है कि M प्रोपोर्शनली P कहता है,
ठीक है। अरे सर क्या है, समझ में नहीं आया, आगे बता दें। एम प्रोपोर्शनल टू के एच पी होता है। अरे एम क्या है, तो हम ये कह रहे हैं कि जितना गैस का वॉल्यूम होगा उतना ही उसका प्रेशर होगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या है कि जब आप किसी गैस को डिसॉल्व करोगे, गैस को उस बॉटल के अंदर डालोगे, तो आपको उसका प्रेशर, ध्यान रखना, उसका प्रेशर आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रेशर आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है, प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए रूम टेम्परेचर पर रखी हुई बोतल का ढक्कन खोलने पर उसमें से CO2 गैस बाहर नहीं आती है, जबकि फ्रिज में रखी हुई बोतल को खोलने पर CO2 गैस बाहर आती है। ये याद रखना आप। नेक्स्ट, ग्लूकोज के जलीय घोल का वाष्प दाब पानी के घोल से कम होता है। क्यों? बिल्कुल होता है। उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन है कि उनके बीच में इंटरेक्शन पैदा हो जाता है सॉल्वेंट और सॉलिड मॉलिक्यूल्स में, इसलिए इस कंडीशन को वो फॉलो कर लेता है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ, पहाड़ी इलाकों में बर्फ से ढकी सड़कों को साफ करने के लिए नमक छिड़कने से किस तरह मदद मिलती है, इस प्रक्रिया में शामिल घटना की व्याख्या करो। हाउ डज द sprinkling the salt is cleaning the snow covered roads in hill area, explain the phenomena involved in the process। तो देखो विद्यार्थी, होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर दो बातें, जब भी हम कहते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास में सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल होना चाहिए, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। तो यदि आप पानी के अंदर आपने नमक घोल दिया, मैंने 2 बाउल लिए, एक एग्जांपल देता हूँ आपको समझ में आएगा। मैंने 2 बाउल लिए, एक बाउल में मैंने सिर्फ नॉर्मल वाटर रखा, एक कटोरी में सादा पानी रखा, और एक कटोरी में मैंने पानी के अंदर 2-3 चम्मच नमक मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया। अब उन दोनों को फ्रीजर में पहुंचा दीजिए, आपके फ्रीजर में पहुंचा दीजिए। कौन जल्दी फ्रीज होगा, तो जो नॉर्मल वाटर है वो जल्दी जम जाएगा, जबकि पानी वाला, सॉरी नमक वाला जो पानी है ना, वो फ्रीज नहीं होगा, या उसको फ्रीज होने में टाइम लगेगा। क्या कारण है, तो उसका कारण पूरा खेल ही चलता है, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, depression in the freezing point of water when the non volatile solute in dissolve in। जब पानी में कोई अवाष्पशील विलय यानी कि नमक मिलाया जाता है तो पानी के हिमांक में कमी आ जाती है। It is the phenomena involved in the removing snow covered roads in hill place। यही कारण है कि हिल इलाकों में जो बर्फ होती है, बर्फ ढक जाती है, जो रोड पर बर्फ जमा हो जाती है, उनको हटाने के लिए नमक को वहां पर छिड़का जाता है, नमक को फेंका जाता है। अगला अच्छा सा प्रश्न है, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, तो भैया ये भी आप जानते हो। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो हमारी जो स्किन है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सर कैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, भैया इसमें से क्या बाहर आता है, सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, पसीना बाहर आता है, और कुछ बाहर आया आज तक नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन भी क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्यों? क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओनली पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास होने देती है, ये कभी भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देती है। इसका आंसर हिंदी और इंग्लिश में आपको बोर्ड पर क्लियर दिखाई दे रहा है। तो विद्यार्थियों, ये हम लोगों ने देखा आपका चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम क्या था, सॉल्यूशन। ठीक है, उस सॉल्यूशन के हम लोगों ने यहाँ पर एमसीक्यू अभी हम लोग देख रहे थे कि एमसीक्यू के साथ साथ हमने कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया, जो आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा था कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें हमने देखे। लगभग हमने यहाँ पर हमने लगभग 70.5 प्रकार के तो एमसीक्यू क्वेश्चन देखे, और एमसीक्यू के साथ में कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को भी हमने इसके अंदर सॉल्व किया, जो आपको अभी हमने दिखाया है। तो विद्यार्थियों, जब हम इस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैं आ जाता हूं थोड़ा सा आगे बढ़कर इसमें। तो हम बात कर रहे थे कक्षा 12वीं के विषय के बारे में, सब्जेक्ट केमिस्ट्री था, यूनिट फर्स्ट सॉल्यूशन इन विलियन, और इसके अंदर वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में देखें। इन प्रश्नों के साथ साथ हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी देखा, साथ में कुछ थ्योरेटिकल प्रश्नों को भी डिस्कस किया। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, आपके क्लासमेट तक इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हम आपके वीडियो लेक्चर बनाते रहें। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक कर जितने भी ये पूरा हमने लेक्चर यहाँ पर देखा है, इसका उस लिंक पर क्लिक करके इन सबको आप रीड आउट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। वो हमारी ब्लॉगिंग के लिंक है,
और आपका अपना एक और चैनल है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं और 200 यूनिट के सभी प्रश्नों का आप वहां पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो विद्यार्थी शिक्षा हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।